Hello friends, so today we are starting a new chapter, that is control and coordination. Okay, so first of all we need to understand what is control and coordination and what is the need of this system. Okay, control and coordination. So every living organism, okay, so in the continuous process हमने life process पढ़ी and in that continuation we are studying this chapter. Why we are studying this chapter after those life processes? Because now we understand what are the processes which are very important to maintain the body structure, that is life processes. After that basic life processes, we need to understand another system which control and coordinate an organism. What is control and what is coordination? So we see lot of animals or plants we see in the environment. Okay, everybody, every living organism, its movements occur in the response of any stimuli. For example, if we see any insect, like for example ants, we take, what they do, एक कतार में एक लाइन बनाकर चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यदि कुछ बीच में हम रख दें तो वो क्या होगा, वो कतार टूट जाती है, फिर वो एक दूसरी कतार बना लेते हैं. ठीक है, या फिर हम देखें कोई भी और ऑर्गेनिज्म, यदि बर्ड्स हम देखें, बर्ड्स कहीं बैठी हैं, यदि हम उन्हें देख लें या एकदम से उन्हें चौंका दें, स्केयर कर दें, तो वो क्या करती है, उड़ जाती है तुरंत. तो उन्होंने क्या किया, एक स्टिमुलाई को एक रिस्पॉन्स दिया. ठीक है, एक स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया. स्टिमुलाई क्या, एक फियर क्या, कि उन्हें हार्म पहुंचाएंगे, हम उन्हें क्या लगता है कि हम उन्हें हार्म पहुंचाएंगे, और इसलिए इस खतरे को, इस डेंजर को वो पहचान के वो उड़ जाते हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक स्टिमुलाई को, जो कि एक एनवायरमेंटल स्टिमुलाई था, उसके अगेंस्ट उन्होंने एक रिस्पॉन्स किया. अब यदि हम ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में देखें तो हमारे सारे रिस्पॉन्स, हमारी सारी फंक्शनिंग जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती है. फॉर एग्जांपल यदि हम देखें सिंपल वॉकिंग, ठीक है, तो एक सिंपल वॉकिंग को भी एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है. ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स के द्वारा होता है. अब किस प्रकार का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर वॉकिंग, हम सिर्फ वॉक करते हैं तो चूँकि हमारी हैबिट में आ गया है तो हम रोज़ ध्यान नहीं देते, लेकिन एक दिन आप आपकी वॉकिंग में ध्यान देंगे तो हम क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी के सभी लिम्स हैं, हमारे बॉडी के जो लिम्स हैं, हमारी बॉडी की जो सभी मसल्स हैं, ठीक है, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल यदि हम चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम रास्ता देख कर चलते हैं. कुछ बीच में है तो नहीं, कुछ पत्थर तो नहीं, सपोज कुछ आ गया तो हम उससे बच के चलेंगे, साइड में चलेंगे या उसे पार करेंगे. ठीक है, उससे ठोकर जो है वो हमें बहुत कम टाइम पे लगती है, जबकि हमारा ध्यान कहीं और होता है. ठीक है, यदि हम ध्यान से चल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेडली तो हमें कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन जब हम ध्यान से चल रहे होते हैं तो हम सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं. ठीक है, हम अपनी आँखों से रास्ते को देखते हैं. ठीक है, हमारी जो पैर की लिम्स हैं, जो हैं पैर की मसल्स जो हैं, वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है, सो दैट कुछ मसल्स फ्लैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कुछ रिलैक्स होती हैं, सो दैट हम स्मूथली वॉक कर पाएँ. ठीक है, ये स्मूथली वॉक करना हम कब सीखते हैं, सिंस अवर चाइल्डहुड. ठीक है, तो आप एक बच्चे को देखेंगे जब वो लर्न करता है, ही डजंट नो द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. सो क्या होता है कि जब वो चलना सीखता है तो बहुत बार गिरता है. क्यों? क्योंकि उस एज तक उसमें एक कोऑर्डिनेटेड या कंट्रोल नहीं आता है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब हम चल रहे होते हैं तो हमारा सेंसरी ऑर्गन, दैट इज़ आइज़, एक्टिवेटेड है, जो कि देख रही है, सभी
और हमें स्टिमुलाई को वो नोटिस कर रही है। स्टिमुलाई क्या, जैसे कि पत्थर, उसे वो देख रही है और सो दैट हमें उसकी ठुकर ना लगे। ठीक है, दूसरा हमारी जो हियरिंग है वो भी एक्टिव रहती है। यदि हमें कोई बुला रहा है तो हम तुरंत सुन के उसे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिएक्टिंग टू द environmental stimuli। ठीक है, तो यदि कोई कुछ है तो हमारी आंखें उसे देख सकती हैं, यदि कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे कान उन्हें सुन सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं कि वो ठंडा है या गर्म है या उसका शेप कैसा है। तो इस प्रकार हम अपने आसपास के जो स्टिमुलाइज हैं उनके प्रति हम रिएक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन रिएक्ट टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड नॉट ओनली वी बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म they reacting to the environmental stimuli, and as a result of this what is occurring, movement occur। ठीक है, तो सभी फंक्शंस के लिए, बॉडी की इंटरनल फंक्शनोलॉजी हो या फिर बॉडी के एक्सटर्नल फंक्शंस हो, एक्सटर्नल दैट मीन्स मूवमेंट या लोकोमोशन, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं अपने लिम्स को, यदि हमें कुछ उठाना है तो हम पकड़ के उठा सकते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट एज सिंपल एज वी थिंक, बिकॉज कुछ भी एक्टिविटी में हमारी बॉडी में इंटरनल जो सिस्टम्स होते हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, तभी हम मूवमेंट कर पाते हैं, तभी हम एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को रिएक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो यदि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो इट इज़ नॉट एज सिंपल एज वी थिंक, बिकॉज एक आई में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है थ्रू विच वी कैन परसीव व्हाट इज वी आर लुकिंग एट। ठीक है, साथ ही साउंड वेव्स जो होती हैं उसे हम सुन पाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट एज सिंपल एज वी थिंक, बिकॉज देयर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इनटू द परसेप्शन ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो इस प्रकार ये सिर्फ परसेप्शन सेंसरी ऑर्गन की बात हो रही है, लेकिन साथ ही मूवमेंट और लोकोमोशन की जहाँ बात है, यदि कुछ उठाना है, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज हम करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, दीज आर ऑल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी जिसमें सिर्फ एक बॉडी पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, द होल बॉडी मूवमेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, जो कि एक रिदमिकली मूवमेंट हो रहा है और तभी जो है वो एक्टिविटी हम कर पा रहे हैं। सो एंड दे आर ऑल्सो अकर अंडर कंट्रोल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम स्विमिंग करते हैं, ठीक है, या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेज़ यदि रनिंग कर रहे हैं मान लीजिए, तो क्या होता है कि हमारी जो हार्ट रेट है बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, साथ ही हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। ठीक है, आप हार्ट रेट बढ़ जाती है, कैसे, हमें धक 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 बहुत तेज़ हार्ट बीट सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि हार्ट बहुत तेज़ी से ब्लड पंप करने लगता है। ठीक है, जब हार्ट ब्लड तेज़ी से पंप करता है और साथ ही हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, हम बहुत तेज़ी से सांस लेने लगते हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों ऐसी एक्टिविटी होती है? ठीक है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं, जब हम बहुत स्विमिंग करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी सभी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं और वो तेज़ी से उन्हें कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करना पड़ता है सो दैट हमारे बॉडीली मूवमेंट हो सके। ठीक है, एंड एट दैट टाइम द मसल्स दे नीड ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि बॉडी जो मसल्स हैं, जो सेल हैं, बॉडी के सभी सेल, उनको एक्टिविटी करने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन ज़रूरी है। ठीक है, यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो क्या नहीं कर पाएंगे? एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट केस चूँकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, चूँकि उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, तो ब्लड जल्दी जल्दी सर्कुलेट होना ज़रूरी है। ब्लड कैसे जल्दी सर्कुलेट होगा? जब हार्ट उसे फास्टली पंप करेगा। इसलिए इन रिस्पॉन्स ऑफ एक्सरसाइज हमारी बॉडी में हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। ठीक है, तो स्टिमुलाई क्या हुआ? एक्सरसाइज, जिसके रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है?
जिसके रिस्पॉन्स में हार्ट रेट बढ़ रही है, साथ ही इसके रिस्पॉन्स में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है। ठीक है, तो इन सभी एक्टिविटीज के पीछे बॉडी में एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है जो कि हमारे पूरी बॉडी को एक कंट्रोल्ड वे में और एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना अलाउ करता है। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो सिस्टम है जो अलाउ करता है कि हमारी बॉडी जो है वो उसके सभी ऑर्गन एक प्रॉपर वे में, एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर सके और एक कंट्रोल्ड वे में वो फंक्शन कर सके। और फॉर दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी में 2 सिस्टम जो हैं वो फंक्शन करते हैं। 2 systems in our body work so that our body can, the whole body, all the organs of body can work in coordinated and controlled way. And these 2 systems are nervous system which include brain, spinal cord, nerves, okay, and endocrine system which involve endocrine glands and hormones. These 2 systems, they allow our all the organ to work in a controlled and coordinated way so that it can react to the external and internal stimuli. ठीक है? Okay, so in this way we can define the coordination in, coordination is working of all the organ of an organism in a proper way so that the body can function properly. So what is coordination? Coordination is working of all the organ of an organism in a proper way so that the body can function properly. ठीक है, तो बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे इसलिए सभी ऑर्गन्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं और ये जो है कोऑर्डिनेशन नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू पॉसिबल हो पाता है और इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज में जब हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी है तो उसका पर्पस क्या है? सो दैट मसल कैन फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन में हम यही कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके के द्वारा बॉडी के सभी ऑर्गन्स एक प्रॉपर वे में फंक्शन कर सके, एक प्रॉपर वे में जो है फंक्शन कर सके सो दैट बॉडी भी जो है उसके फंक्शंस नॉर्मल रहें, प्रॉपर रहें। ठीक, तो हमने देखा कि क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा जो है हमारी सारी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटेड रहती हैं। किस प्रकार नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में ये एक्टिविटी कर पाता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नर्वस सिस्टम, फिर हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स में। ओके, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि
प्लांट्स में भी कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि उन्हें कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने में सहायक होते हैं, जो कि हम एनिमल नर्वस सिस्टम के और एनिमल एंडोक्राइन सिस्टम के बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम जो है वह सिस्टम है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है एनिमल्स में, और जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप का जो नर्वस सिस्टम है वो हो सकता है, लेकिन वो उन्हें हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में एंड कंट्रोल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रा जो होता है एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और हाइड्रा में जो है नर्व सेल्स का नेटवर्क होता है, और इस प्रकार इस नर्व सेल नेटवर्क के द्वारा हाइड्रा जो है वो क्या कर पाता है, वो कोऑर्डिनेशन कर पाता है, और वो बेटर जो है कोऑर्डिनेशन कर पाता है देन द स्पॉन्जेस। क्यों? स्पॉन्जेस जो है ओनली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। दिस इज द ओनली मल्टी सेल्यूलर organism which doesn't have nervous system। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का नर्वस सिस्टम नहीं होता, और ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का एनिमल होता है स्पॉन्ज। और ये जो स्पॉन्जेस हैं पोरफायरा ग्रुप में आते हैं, फाइलम में आते हैं, और इनमें किसी प्रकार का नर्वस सिस्टम नहीं होता। और कुछ जो होते हैं स्पॉन्जेस वो मूव कर पाते हैं। ये जो स्पॉन्ज रहते हैं ये सी फ्लोर में रहते हैं, सी में रहते हैं, और यदि आपने रेगुलर नॉर्मल स्पॉन्ज जो है जो यूज़ होता है वो इन स्पॉन्जेस का स्केलेटन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं, एंड इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। ऑल्दो कुछ स्पॉन्जेस ऐसे हैं जो कि कुछ मूव करते हैं, लेकिन दैट मूवमेंट इज डज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी और नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो और बहुत सारे जो स्पॉन्जेस हैं वो स्ट्रेटम से सेसाइल होते हैं, दैट इज देयर इज नो मूवमेंट ऑकर, और वो अपने सबस्ट्रेटम या सरफेस से जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें कहते हैं सेसाइल। तो मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर सेसाइल, and do not show movement, or we can say do not show locomotion. They do not move from one place to another, so they are called sessile. And some move only like 1 millimeter per day, so this much only movement occur in some sponges which moves. ठीक, so sponges they don't have any nervous system, but some flatworms are having very primitive type of nervous system, and they are having ladder like nervous system. Why it is called ladder like? Because flatworm are having this type of structure, and in their body they are having so it is like ladder like. Why it is called ladder like? Because it is like nerve net रहता है इसमें भी, but ladder like रहता है। ladder मतलब सीढ़ी like, सीढ़ी नुमा। तो आप देख रहे हैं सीढ़ी, जिस प्रकार सीढ़ी जो चढ़ने के लिए उपयोग करते हैं हम ऊपर, वो कैसी होती है, तो उसी प्रकार जो फ्लैटवर्म्स होते हैं उनमें लैडर लाइक जो है होता है नर्वस सिस्टम। कुछ जो रहते हैं जैसे कि मोलास्क जो रहते हैं, स्नेल्स, ठीक है, स्नेल के साथ ही सी हेयर, ठीक है, सी हेयर एंड स्नेल्स। सी हेयर जो है एक प्रकार का सिफेलोपॉड है, और स्नेल्स जो है वो मोलास्का में आते हैं, ठीक है। और ये जो है दोनों मोलास्क हैं, सी हेयर एंड स्नेल्स, जिनमें कि क्या होता है कि जो नर्व सेल हैं वो एक प्रकार से गैदर होके, इकट्ठी होके, और वो गैंग्लियन टाइप जो है बनाती हैं। तो नर्व सेल गैदर
and they form what they form ganglions। ठीक है, तो इस प्रकार जो मोलास्क होते हैं उनमें गैंग्लियंस पाए जाते हैं। ठीक है, और एक और बात बता दें कि जो हमारे अर्थवर्म होता है उनमें प्रॉपर जो है नर्व ट्यूब पाई जाती है, जिसे कि नर्व कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अर्थवर्म जो होते हैं उनमें नर्व कॉर्ड पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद सभी एनिमल्स जो हैं उनमें प्रॉपर सिस्टम होता है। सबसे पहले जेली फिशेस और जो सी एनिमल्स होते हैं, दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स जिनमें की नर्व सेल्स हुई। ठीक है, नर्व सेल्स जो हैं इनमें सबसे पहले जो प्रिमिटिव टाइप की नर्व सेल्स जो हैं वो सबसे पहले जेली फिशेस और एनिमोन्स में, सी एनिमोन्स में इवॉल्व हुई। क्यों? इसका कारण हम सोच सकते हैं कि देखिए कैसा होता है कि जब भी हम एनिमल्स में फाइलम पढ़ते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल से हम मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स पढ़ते हैं। ठीक है, लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल जैसे कि पोरीफेरा ग्रुप के, जैसे कि स्पॉन्जेस, और मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल जैसे कि कॉर्डेटा, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमल है, उनमें प्रॉपर ऑर्गेन सिस्टम डेवलपमेंट मिलता है। हर जो है ऑर्गेन्स का सिस्टम होता है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल, क्योंकि उनमें मोर कॉम्प्लेक्स जो है सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है। ठीक है, लेकिन ये जो है स्पॉन्जेस या हाइड्रा, दे आर वेरी लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल, जिनमें कि बहुत जो है प्रिमिटिव टाइप के स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव मतलब जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ सिस्टम जो है वो इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि जेली फिशेस और सी एनिमल्स जो थी उनमें जो है सबसे पहले क्या हुआ, नर्व सेल्स जो है वो डेवलप हुई। इसका क्या कारण हो सकता है कि स्पॉन्जेस जो थे उनमें कोई प्रकार की किसी प्रकार की सिस्टम नहीं था, लेकिन जैसे आगे बढ़े और जेली फिशेस जो कि निडेरिया में आते हैं उनमें नर्व सेल्स जो है वो उसका इवोल्यूशन हुआ, उसका जो है वो अपीयर हुई। क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो क्या हुआ कि जो स्पॉन्जेस थे उनका जो फीडिंग हैबिट होता है उसे कहते हैं फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग मतलब जो स्पॉन्जेस होते हैं उनका इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है और इस प्रकार से वो जो है चट्टानों पे रहते हैं। ठीक है, और जब वाटर की जब स्ट्रीम आती है यहाँ से और होके गुजरती है इनके ऑस्टियम से, इन्हें ऑस्टियम कहते हैं, और जब इसमें से वाटर गुजरता है तो क्या होता है कि इस प्रकार वाटर गुजरा और वो फिर निकल जाता है वाटर। ठीक है, तो इनके जो पोर्स होते हैं बॉडी में, डिफरेंट पोर्स, यहाँ से वाटर निकल जाता है। तो इस प्रकार वाटर के अंदर जो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लैंक्टन्स रहते हैं, उन पे ये जो स्पॉन्जेस हैं फीड करते हैं। दैट मीन्स व्हाट दे आर डूइंग, वो पेसिव फीडर है। जो वाटर से अंदर आ गया वो उन्होंने खा लिया। ठीक है, वो कहीं फूड की सर्च में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जब और कॉम्प्लेक्स फाइलम्स थे, उनके एनिमल्स जो है वो इवॉल्व हुए, ओरिजिनेट हुए, तो क्या हुआ कि उन्हें यह आवश्यकता महसूस हुई कि उन्हें अपना फूड ढूंढने जाना चाहिए फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। और that was the reason why in the jellyfishes and sea anemones there appear the first nerve cell। ठीक है, और फिर जैसे जैसे और कॉम्प्लेक्स फाइलम्स का इवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे जो नर्वस सिस्टम था वो और कॉम्प्लेक्स होता गया। जैसे कि जब हम वर्टिब्रेट्स में देखते हैं तो उनमें एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम होता है जो कि सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बना हुआ होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है जो कि उन्हें और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती है। ठीक है, और ज़्यादा उन्हें एबल बनाती है सो दैट वो उनके मूवमेंट कर सके, वो अपनी रक्षा कर सके। ठीक है, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो
सभी जो इवोल्यूशन थे उनका जो रीज़न था वो था कि सर्वाइव वही कर सकता है जो कि फिट होगा, जिसके जो सिस्टम है वो मोर प्रॉपरली, मोर एडवांसली फंक्शन कर सकेंगे। और इसी प्रकार ह्यूमन, जो कि सबसे इंटेलिजेंट एनिमल कहा जाता है, उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ होता है और बहुत ही जो है कॉम्प्लेक्स टाइप की फंक्शनैलिटी होती है। तो अब हम, चूँकि हमने सभी एनिमल्स में देखा कि किस प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है, अब हम देखेंगे कि जो है नर्वस सिस्टम ह्यूमन में किस प्रकार का होता है। सो बिफोर वी सी व्हाट इज द नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ इन ह्यूमंस, वी सी द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, सो दैट अब हम क्या जान चुके हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो क्या फंक्शंस करता है। तो एक बार एक पॉइंट्स हम लिखेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए क्या हम एक एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई पॉट रखा है, ठीक है, तो वो यदि हमें नहीं पता है कि वो हॉट है, ठीक है, यदि हम उसे पकड़ते हैं, टच करते हैं, तुरंत हमारी जो हैंड की स्किन है उससे हमें पता चल जाता है कि वो हॉट है और हम क्या करते हैं, तुरंत हमारा हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो कि हो रहा है वो क्या हो रहा है, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। हमें सबसे पहले पता लगा, दिमाग को, हमारे ब्रेन को पता लगा कि द पॉट इज हॉट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट काम है टू रिसीव the information about the stimuli। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या हो रहा है कि हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई के जो है वो इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमारा दिमाग उसे परसीव कर रहा है कि भाई वो हॉट है। तो अब हमारा जो ब्रेन का काम है वो क्या है, टू थिंक, टू एनालाइज। ठीक है, साथ ही जो हमारा ब्रेन है वो हमें क्रिएटिविटी में भी हेल्प करता है। तो इस प्रकार थिंकिंग, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग हमें दे रहा है, क्या रीजनिंग, कि भाई दिस इज हॉट एंड वी शुड रिमूव अवर हैंड। सो ये हमारे ब्रेन ने एनालाइज किया कि जो चीज़ गर्म है वो हमारे हाथ को जला सकती है और इसलिए हमें हाथ को हटाना चाहिए। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, टू थिंक, टू एनालाइज, टू रीजन आउट। ठीक है, सो ये काम भी हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो करता है। ठीक है, ओके, ठीक है, साथ ही टू कंट्रोल द, अब क्या किया हमने कि हमारा हाथ को हमने तुरंत हटा लिया। ठीक है, ये हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटी हो गई कि हमने अपने हाथ को, हम खुद अपने हैंड को मूव कर सकते हैं। तो वो मूवमेंट जो हमारी विल के द्वारा हम अपनी विलफुली कर सकते हैं वो वॉलेंट्री मूवमेंट कहलाते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट हम अपनी मर्जी के अनुसार नहीं करते, वो हमारी बॉडी में अपने आप होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि हमने कुछ उठाना है, ठीक है, इफ आई वांट टू होल्ड दिस चॉक एंड राइट डाउन इट, सो ये हमारा क्या हो गया, वॉलेंट्री मूवमेंट हुआ। तो इसे हम कहते हैं टू परफॉर्म वॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, साथ ही वह मूवमेंट जो हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री होते रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हम ब्लिंक करते हैं हमारी आईज, ठीक है, वो ब्लिंकिंग ऑफ आईज जो है वो इनवॉलेंट्री होती रहती है। ठीक है, हम जानबूझ के नहीं बार बार ब्लिंक करते हैं अपनी आईज को, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पॉज दे के और वो कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, इसी प्रकार जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल बताया था, एक्सरसाइज के दौरान जो हमारी हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है वो एक इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं जो कि एक वॉलेंट्री एक्टिविटी है, लेकिन हम
हमने हमारी रेस्पिरेटरी रेट नहीं बढ़ाई, हम जानबूझकर तेजी से रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं, वो इनवॉलेंटरीली वो एक्टिविटी हो रही है और इस प्रकार की एक्टिविटीज को कहते हैं इनवॉलेंटरी एक्टिविटी, जो कि हमारी मर्जी के बिना होती रहती हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज बॉडी के लिए होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी एक्टिविटीज? वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। सो इन दिस वे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 4 मेजर फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है, टू रिएक्ट टू द स्टिमुलाई, ओके, टू थिंक and analyze and reason out, to perform the voluntary activity and to perform the involuntary activities like breathing, like circulation, okay. So these are all the involuntary activity which are going in our body, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा नर्वस सिस्टम एनिमल्स में किस प्रकार का होता है, डिफरेंट एनिमल्स में, और उसके क्या मेजर फंक्शंस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का बना होता है, लेकिन उसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन्स होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूरॉन्स क्या है।